इसको अब हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए, कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर में ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मालूम होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर बेसिकली वो पर्सन है जो इंक्वायरी को कंडक्ट कराता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वो बॉस है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। उसके बाद एक आता है इन्यूमरेटर। अब इन्यूमरेटर कौन होता है? इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो देखो, इन्वेस्टिगेटर हो गया, उसके बाद आता है इन्यूमरेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और इन्यूमरेटर हमेशा पर्सन होंगे। ठीक है, क्योंकि पर्सन ही लोग जाएंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब कोई ऑफिस उठ के या बिल्डिंग उठ के तो नहीं जा सकती ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में डेटा कौन कलेक्ट करता है। एक्चुअल में इन्यूमरेटर ही एक ऐसा पर्सन है जो डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद तीसरा आता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट बेसिकली पर्सन होता है जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। या इसको ऐसे समझो, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। माँ जी, अब देखो, स्कूल होता है, स्कूल में टीचर्स भी होती हैं। ठीक है, और टीचर्स स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब स्कूल बेसिकली एक तरह से हो गया, आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? एग्जाम तो स्कूल ही कराएगा। यस सर। टीचर आप कह सकते हो इन्यूमरेटर। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम लेता कौन है? टीचर लेती है। यस सर। एक्चुअल पर्सन टेकिंग एग्जाम। ठीक है, स्टूडेंट कौन होते हैं? रिस्पोंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर कौन देता है? इंफॉर्मेशन कौन देता है? वो स्टूडेंट देते हैं। यस ठीक है, सर। तो स्कूल कौन हो गया? इन्वेस्टिगेटर। तो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि स्कूल टेस्ट कन्वर्ट करा रहा है, तो वो आपका इन्वेस्टिगेटर हो गया। एक्चुअली में लेता कौन है टेस्ट? टीचर। तो वो एन्यूमरेटर हो गई। ठीक है, स्टूडेंट्स रिस्पोंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आंसर देते हैं। ठीक है, अगर ओके आपको सर। दिमाग में ये चीज बैठ गई तो आप तीनों में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, स्पेशली इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर में। अब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है? बेसिकली वो टॉपिक होता है। अब टॉपिक कैसे? मान लो हमने जो टेस्ट लिया है, ठीक है, हमने जो टेस्ट लिया है उसका जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया आपका? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बन गया। ओके सर। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं वो आपका क्या बन गया? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बन गया। ठीक, अच्छा, अब जो टेस्ट है उसके बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट जो है उसके बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक हो गया आपका, टीचर ने आपका एमसीक्यू फॉर्म में लिया टेस्ट। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू फॉर्म है ये बेसिकली सर्वे हो गया। ठीक है, कि टीचर ने जिस मेथड से आपका टेस्ट लिया, जिस मेथड से आपकी इंफॉर्मेशन ली, वो आपका सर्वे हो गया। ओके सर। वही लिखा है, इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल is conducted by asking question about a topic from selected group of people। ठीक,
तो हम लोगों ने एक स्कूल के मीडियम से सारे के सारे डेफिनेशन को समझ लिया। तो अगर आप दिमाग में स्कूल को रख लोगे, ठीक है, तो ये टॉपिक छोड़ो आप, मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म छोड़ो, ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अगर आप स्कूल का एग्जांपल लेके चलो, मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लिए जो इस चैप्टर में हमें मालूम होने चाहिए। अब डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं वो देखो। प्राइमरी डेटा का क्या मतलब है? प्राइमरी डेटा का मतलब है कि डेटा को ओरिजिनली कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो सीबीएसई वालों ने 2019 में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए थे। ठीक है, 2020 में सीबीएसई वालों ने बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए। अब ये बताओ, 2020 में तो एग्जाम हुए थे बच्चों के, यस सर। तो जो रिजल्ट निकला वो ओरिजिनल कॉपी चेक होके निकला था। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया मेरा प्राइमरी डेटा। ओके सर। ये मेरा हो गया प्राइमरी डेटा कि भैया मैंने एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है लोगों से। ठीक है, मैंने एक्चुअल में लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो वो मैं प्राइमरी डेटा है। ठीक है, मैं जाके उससे पता कर रहा हूँ कि भाई ये बता, अब इस साल क्या हुआ? इस साल तो एग्जाम हुए ही नहीं। यस सर। 2021 में तो बोर्ड एग्जाम हुए ही नहीं, आपके भी नहीं हुए थे। यस सर। तो सीबीएसई वालों ने जो मार्क्स दिए हैं वो आपके पुराने बेसिस पे मार्क्स दिए हैं आपको। ठीक है, मींस यस सर। जो मार्क्स ऑलरेडी सबमिटेड थे उसके बेसिस पे दिए हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है ना, हम उसके बेसिस पे अगर कुछ भी रिजल्ट निकालते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमने सेकेंडरी डेटा को लिया है। ठीक है, ओके। आ गया समझ प्राइमरी डेटा सेकेंडरी यस डेटा में सर। फर्क? हाँ, देखो यहाँ पे वही लिखा है, विच इज कलेक्टेड ओरिजिनली। ठीक है, डेटा विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, और आपको सिर्फ इस टाइम पे मालूम होना चाहिए बस। करेक्ट हो गया, दोनों सही है। यस सर। चलो अब इसी एग्जांपल को देखो। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला ज्यादा सही होगा, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? एक्यूरेट आपका प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि उसमें आप कॉपी को चेक कर रहे हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, ये सोचते हैं कि मैं पहले कम पढ़ता हूँ, मैं बोर्ड्स के टाइम में अच्छा पढ़ लूंगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी डेटा आएगा उसमें बच्चे अपने रिजल्ट से खुश होंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे इतने मार्क्स मिल गए। ठीक है, यस सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा में क्या होगा, बच्चे कह भी सकते हैं या मुझे तो कम मार्क्स दिए, मैं पेपर देता तो मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाते। यस सर। तो प्राइमरी डेटा हमेशा आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये हमेशा आपकी रिलायबल होगी। सेकेंडरी डेटा जो है वो लेस एक्यूरेट होगा और वो लेस रिलायबल होगा। रिलायबल होगा लेकिन लेस होगा। अब देखो, जो आपकी मार्कशीट आई है वो वैलिड तो है ना, लेकिन वो आपके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिखाती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर आप पेपर देते तो आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते। यस सर। ठीक है, हाँ, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम देने के बाद ही मार्क्स आए। अब अच्छा, टाइम ज्यादा किसमें लगता है? प्राइमरी डेटा में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले आप कॉपी चेक करोगे। ठीक है, आपने तो एक तो आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसके बाद आपने कॉपियों को डिस्पैच किया चेक करने के लिए, फिर कॉपी चेक होके आई, फिर आपने उसको रीचेक किया,
फिर आपने ये देखा कि क्या सबको प्रॉपर मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या है, आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई के ये एवरेज है, मुझे सिर्फ एवरेज मार्क्स करने हैं। तो प्राइमरी डेटा में ज्यादा टाइम लगता है, प्राइमरी डेटा में ज्यादा टाइम लगता है, सेकेंडरी डेटा में जो टाइम लगेगा वो लेस होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइमरी डेटा इज टाइम कंज्यूमिंग वेयर सेकेंडरी डेटा इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई हैं। डेटा इज मोर एक्यूरेट, डेटा इज लेस रिलायबल, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट, इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट, ठीक है। ओके सर। चलिए, अब डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, ठीक है। हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपने अपने एग्जाम में वाइवा का नाम सुना है? यस सर। वाइवा क्या होता है? सर सुना है पर हुआ नहीं अब तक। अच्छा, हुआ नहीं है। अच्छा, वाइवा में क्या होगा कि एक एग्जामिनर होगा और वो आपसे इन पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको अकेले बिठा के आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, उससे उसके यस सर। रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो देखो, उस बंदे ने आपको बुलाया। अच्छा, कभी डॉक्टर के पास गए हो? तबीयत खराब यस होती सर। जाते ही डॉक्टर के पास। तो ये बताओ, डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है यस सर। कि क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, तो वो इसका एग्जाम्पल है, सर। ठीक है। वो इसका एग्जाम्पल है। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्टर का लेके चलोगे, क्योंकि वाइवा नहीं हुआ है आपका, इसलिए अगर वाइवा हुआ होता तो मैं वाइवा का ही देता। तो आप डायरेक्ट पर्सनल को ये समझ सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि भैया डॉक्टर्स विजिट, सिंपल सी बात है, डॉक्टर्स विजिट, ओके सर। ठीक है। अगर आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट इंटरव्यू का, ठीक। ओके सर। अब इसकी सूटेबिलिटी, इसको देखो, सूटेबिलिटी हम स्टैटिस्टिक्स में लेके आ रहे हैं। इसके सूटेबिलिटी तभी है जब इन्वेस्टिगेशन बड़ी ना हो, लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन हो, तभी ये मायने रखेगा, ठीक है, तभी ये मायने रखेगा। ओके सर। अब ये बताओ, अगर फेस टू फेस डॉक्टर आपसे पूछ रहा है तो वो ज्यादा अच्छे से पता कर पाएगा, ठीक है। तो यस सर। इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी वो रिलायबल होगी, ठीक है। डॉक्टर आपको यस चेक करके, वहीं पर चेक करके वो आपको बता सकता है कि हाँ, कोई एडिशनल बीमारी तो नहीं है आपको कोई, ठीक है। तो ये सर। इसके मेरिट्स बता रहा हूँ मैं, कुछ दो तीन मेरिट्स हैं। और वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपसे अगर डायरेक्टली चीजें को हो रही हैं तो। ओके सर। अच्छा, एक डीमेरिट भी होते हैं इसके। सबसे ज्यादा तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है ना, वो कभी कभी आपको मजबूर कर देता है कि जो वो सवाल बोल रहा है उसका जवाब हाँ ही बोलो। जैसे आपको बुखार है, डॉक्टर बोला होगा उल्टी भी आ सकती है, आपके दिमाग में हो जाएगा ना, हाँ आ सकती है। यस सर। तो देखो, उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, भले ही ना आए आपको, लेकिन वो बोल देगा। वो बोलेगा कि आपको दर्द भी होगा यहाँ पे, आप बोलोगे हाँ भाई हो सकता है। तो देखो, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे मेरिट्स और डीमेरिट्स में आ जाती हैं, ठीक। अब कोविड का टाइम चल रहा, किसी को बुखार हुआ, तो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, भैया मेरे पास मत आना, जो कुछ देना है मुझसे मोबाइल से पूछो। तो वो क्या हो गया आपका, टेलीफोनिक हो गया। हम लोग भी कभी कभार क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन करके एडवाइस ले लेते हैं कि मुझे ये यस दिक्कत सर। है, मुझे बताओ।
स्पेशली अगर कोई घर में कोई डॉक्टर है और वो दूर है, यस सर। तो हम उसको फोन से ही कर लेते हैं, ओवर फोन हमने एडवाइस ले ली डॉक्टर से। तो यस अगर सर। आप फोन के थ्रू ले रहे हो या मोबाइल के थ्रू ले रहे हो कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो उसको कहा जाएगा टेलीफोनिक। ओके सर। अब ये कब कब कर सकते हैं टेलीफोन? देखो, एक तो कभी कभी होता है ना, हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, या जैसे मान लो आज हम डॉक्टर के पास चले गए, अब एक और सिम्टम डेवलप हो गया, तो हम उसको फोन कर लेंगे। हम जाने से यस। घबरा रहे हैं, हम रिलक्टेंट हैं, तो ये वहां पे सूटेबल हो गया। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक तो सबसे चीपर है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। आप डॉक्टर को फोन करोगे, हेलो हेलो मुझे ये दिक्कत है, कृपया करके मुझे दवाइयाँ बता दो। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये मेथड जो है ना, वो आप लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। अब लार्ज एरिया कैसे? देखो, मान लो आप एक डॉक्टर के पास दिखाने गए, ठीक है, आपके जानने में 5 डॉक्टर्स हैं मान लो, तो आप एक बार में 5 डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हो, यस सर। लेकिन पांचों डॉक्टर को आप फोन करके एडवाइस ले सकते हो आप। यस सर। तो देखो, आपने छोटे टाइम में लार्ज एरिया कवर कर लिया। ठीक है, यस सर। तो ये दो इसके मेरिट्स हैं कि छोटे टाइम में हम लोग ज्यादा कवर कर सकते हैं। डीमेरिट क्या होगा? नेटवर्क नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? बात हो पाएगी? नो सर। दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं वीडियो कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो डॉक्टर आपको देख नहीं सकता, ठीक है। यस सर। अगर वीडियो कॉलिंग पे डॉक्टर ने देख भी लिया, जैसे डॉक्टर कभी कभार करते हैं ना, हाथ की नब्ज चेक करते हैं, वो करते हैं, तो वो चेक नहीं कर पाएगा। मीन्स वो उसके फेशियल यस। एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, वो उसके रिएक्शंस को नहीं देख सकता। ठीक है, तो यस ये सर। इसके डीमेरिट हो गए। तीसरा आता है मेल क्वेश्चनेयर। मेल क्वेश्चनेयर में क्या होता है ना, कि भाई इसको आप ऐसे समझ लो, कई बार हम क्या करते हैं, डॉक्टर को व्हाट्सएप कर देते हैं, आजकल का तरीका कि यस प्लीज सर। एडवाइस। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप कर दिया, आपने डॉक्टर को मैसेज कर दिया, तो वो मेरा क्वेश्चनेयर हो गया। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चनेयर में क्या होता था कि एक मेल होगी, एक पेपर होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे और उसको आंसर देना होगा। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, वो भी बहुत सारे सवाल पूछ लेगा कि भैया पेट में दर्द है कि नहीं है, उल्टी हुई कि नहीं हुई, बुखार कितना है, ठीक है, और कोई सिम्टम्स तो नहीं है, रैशेस तो नहीं हो रहे। और डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें आपको भेज दी, तो ये जो सारी डॉक्टर ने आपको भेजा है ना, ये चीज़ हमारी मेल क्वेश्चनेयर कहलाती है। ओके सर। या इसको ऐसे समझो, ये बताओ, अभी जो आप लोगों ने जो एग्जाम फॉर्म भरा होगा, वो आपने गूगल फॉर्म से भरा होगा, यस सर। तो गूगल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यस सर। तो वो यही हो गया क्वेश्चनेयर। ओके सर। टीचर ने आपको मेल कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया होगा, उसमें बहुत यस सारे सर। क्वेश्चंस हो गए, तो वो क्वेश्चनेयर हो गया। ओके सर। ठीक है, अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है? इसकी सूटेबिलिटी तभी होगी जब आप किसी पढ़े लिखे को भेज रहे हो, लिटरेट को भेज रहे हो, या इन्वेस्टिगेशन लार्ज है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, टीम एक ग्रुप बना देगी और ग्रुप में पोस्ट कर देगी। यस सर। अब स्कूल में मान लो, अगर आपके सेक्शन, आपके स्कूल में 10th में 5 सेक्शन है और हर एक में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो देखो 250 बच्चों को एक साथ इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? यस सर। देखो, और क्या उसका कोई पैसा लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा छुट्टियां मनाने बाहर गया हुआ है, तब भी उसको मिल जाएगा, तो कहीं भी जा सकता है। यस सर। ठीक है, दूसरे बाद, अब आप अपने हिसाब से उसमें आंसर भी दे सकते हो, टीचर आपको फोर्स नहीं करेगी कि भैया तुम मैथ्स ही लो, मैथ्स ही लो, मैथ्स ही लो, तुम ये लो, ये लो, ये लो। आपने अपने हिसाब से फॉर्म भर के भेज दिया।
Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें हमारे इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि एक तो लिटरेट होना चाहिए। Okay, sir. अब ये भी तो है, बच्चे लोग शैतान होते हैं, वो कभी कभार फॉर्म लेट सबमिट करते हैं, Yes, तो sir. रिस्पॉन्स हमको लेट मिलना भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि भैया हमें इंफॉर्मेशन लेट मिले। अच्छा, Yes, sir. क्वेश्चनएयर से भी ना एक होता है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? इसमें क्या करेंगे ना, क्वेश्चनएयर बनाकर उसको ना पहले चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चनएयर बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, इस पर डिस्कशन चलता है, उसको टेस्ट करते हैं, कुछ लोगों पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, टीचर अपने आप में ही चेक करेगी, उसमें शॉर्टकमिंग्स देखेगी, सब देखेगी, तो उसे कहते हैं पायलट सर्वे टेस्टिंग। Okay, sir. अच्छा, क्वेश्चनएयर में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कवरिंग लेटर होना चाहिए। कवरिंग लेटर में एक छोटा सा लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इसका क्या पर्पस है, उसमें ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है, हर चीज़ लिखी होती है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, और क्वेश्चन जनरल टू स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे आपने भी देखा होगा, जब फॉर्म भरा होगा आपने, तो स्टार्टिंग में टीचर ने लिखा होगा कि कुछ लिखा होगा ना, फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया होगा कि ये फॉर्म क्या है, तो वो Yes, आपका sir. कवरिंग लेटर हो गया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, ये बताओ, क्या स्टार्टिंग में ये लिखा आता है कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए, आपके कितने मार्क्स हैं? नहीं, स्टार्टिंग में क्या लिखा आता है? आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। Yes, sir. ठीक है, तो वो जनरल क्वेश्चन हो गए। ठीक, Yes, उसके sir. बाद हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि आपके कितने परसेंटेज हैं, आपको क्या क्या, आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो याद रखना, Okay. हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, जीएस होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक। Okay, sir. अच्छा, दूसरा, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नॉर्मली क्लोज एंडेड होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड का क्या मतलब हो गया कि उसमें लिख दिया कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। ठीक, Yes, sir. तो ये हो गया क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब है? कई बार आपने देखा होगा ना कि आप सजेशन लिखो और सजेशन में आपको एक बड़ा सा बॉक्स बना के दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हो गए, जैसे जब आपका टेस्ट होता है जिसमें आपको टाइप करना होता है, या एग्जाम में जो आपको लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे समझ लो, जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आपके क्लोज एंडेड हैं। ठीक है, Yes, sir. क्यू एंडेड है, और ए बी सी डी, इन चारों में से एक ही आंसर होगा। Yes, sir. अब डिस्क्रिप्टिव, इसमें मान लो बी आंसर सही है और सब बच्चों ने बी मार्क किया, तो सबका आंसर एक ही होगा कि नहीं होगा? जब सबका Yes. आंसर एक ही होता है ना, वर्डिंग उस टाइप को कहते हैं क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड क्या होता है? मान लो Okay. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और पूछा गया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये बताओ, आप कुछ और लिखोगे, आपके फ्रेंड्स कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो हर कोई अपने हिसाब से आंसर लिखेगा, या कोई आर्टिकल लिखने को बोल दिया जाए, जैसे इंग्लिश में आता है ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्या दो Yes. बच्चों की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल एक नहीं हो सकती। तो Yes, वो sir. मेरे ओपन एंडेड होते हैं, वो मेरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। Okay, sir. उसके बाद लेआउट। अब ये बताओ, आप किसी होटल में खाना खाने गए और प्लेट, अगर वहां पे आपने देखा होगा, अगर आप कुछ भी मंगाओगे तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. उल्टी पुल्टी अगर हुई तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से क्वेश्चनएयर का भी जो लेआउट है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir.
अच्छा, अब सेकेंडरी डेटा पे आते हैं। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश का क्या मतलब है कि हम लोग किसी बुक से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, जो भी चीज पब्लिश हो चुकी है हम उससे इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, ठीक है। अनपब्लिश क्या होता है? अनपब्लिश का ये मतलब है कि भैया आप स्कूल के पास चले गए और उनसे इंफॉर्मेशन उठा ली, ठीक है। जो चीज छप चुकी है उसे पब्लिश कहते हैं, जो चीज नहीं छपी उसको अनपब्लिश कहते हैं। ये चीज क्लियर? यस सर। चलो, प्रिकॉशन वगैरह छोड़ सकते हैं। अब देखो, सेंसस और सैंपलिंग आता है, ठीक है। सैंपल क्या है? देखो, कभी ब्लड टेस्ट कराया है? यस सर। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं। कितना ब्लड लेते हैं? सारा ब्लड जितना बॉडी में है? नो सर। थोड़ा सा लेते हैं, है ना। यस सर। तो जो ये थोड़ा सा लिया इसको सैंपल कहते हैं, ओके सर। ठीक है। बहुत सारे डेटा में से अगर मैंने थोड़ी सी चीज, थोड़ों को सिलेक्ट करके लिया, उसे सैंपल कहते हैं, ओके सर। ठीक। और सेंसस की बात करूं मैं, अगर सेंसस की, सेंसस में सारी चीजें आती है, मतलब पूरा ब्लड अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं पूरे ब्लड की बात करूं तो ये आप समझ लो सेंसस हो गया। ओके सर। और इसमें से अगर मैंने थोड़ा सा ले लिया वो आपका सैंपल हो गया, ठीक ओके है। सर। जैसे ये बताइए कि अभी तक जो आपके 9th में एग्जाम होते थे, जो आपका फाइनल टर्म होता था, उसमें पूरा यस कोर्स सर। आता था? नो सर। पूरा नहीं आया था 9th में? कभी पूरा कोर्स आया ही नहीं? नो सर। तो ये बताओ कितना कितना करता था? हाफ आता था। हाफ आता था? 75% चलो, आता था। 75% आता था। टेक्निकली वैसे पूरा आता है। अगर पूरा कोर्स आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वो एक तरह से सेंसस हो गया। ओके सर। वहीं पर अगर मैंने, जो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट में क्या होता है, 2-3 चैप्टर्स ही आते हैं, यस सर। तो ये आपका सैंपल हो गया कि भैया मैंने 2 टेस्ट में इंफॉर्मेशन 2-3 चैप्टर से पता कर लिया बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना बेवकूफ है, वो मेरा सैंपल हो गया। तो अब आप सेंसस और सैंपल भी मतलब समझ गए। यस सर। तो गुड सैंपल्स नहीं, जैसे यहाँ पे इसको समझाया भी गया है, देखो पूरा मेरा सेंसस है, थोड़े से ले लिया वो मेरा सैंपल हो गया, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए ब्लड और ब्लड टेस्ट ही है। क्लियर हो गया? यस सर। अगर ये नोट्स पढ़ लोगे ना अच्छे से 4-5 बार, तो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके सर। इसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लेना। सूटेबिलिटी कोई मतलब नहीं है फिलहाल सैम्पलिंग के। अच्छा, सैम्पलिंग के मेथड क्या होते हैं? एक तो होता है मेरा प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके सर। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने कॉइन उछाला, ठीक है, तो बताओ हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, यस सर। मतलब रिजल्ट आने के मेरे इक्वल चांसेस हैं, ठीक यस है। सर। रिजल्ट आने के मेरे इक्वल चांसेस हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कि इक्वल चांस नहीं है, ठीक ओके है। सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि तुक्का चलता है। यस सर। जैसे मान लो एक बाउल है, उसमें मैंने 4 पर्ची रख दी, ठीक है। ओके सर। 4 बच्चे हैं, मुझे किसी बच्चे को मॉनिटर बनाना है, उन चारों बच्चों को मैंने एक बाउल में नाम डाल के रख दिए। अब ये बताओ, मैं किसी, अब मुझे नहीं मालूम है कि बाउल में किसके क्या नाम है, तो हर बच्चे का इक्वल चांस आने का कि नहीं है? किसी का भी नाम आ सकता है,
Yes, sir. बाकी प्रोबेबिलिटी हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताओ, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. तो वो तुक्का है भैया, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, वो तुक्का है। लेकिन सिलेक्शन में क्या है, मैंने सोच लिया कि भैया मुझे बी को ही मॉनिटर बनाना है, तो ये चांस नहीं हुआ, ये क्या हो गया, चॉइस हो गया, Okay, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, प्रोबेबिलिटी जो मैं बाउल से नाम उठा रहा हूँ, क्या उसमें मेरा कुछ वो चल रहा है कि मैं किसी, कोई मेरा फेवरेट है मैं उसको बनाऊं? नहीं, तो No, किसी का sir. भी नाम आ सकता है, वो किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मेरी मर्जी है, मुझे बी को ही बनाना है, मतलब मैं पर्सनल बायस कर सकता हूँ उसमें, पर्सनल बायस मतलब फेवरेटिज्म कर सकता हूँ उसमें, Okay, sir. ठीक है। इसके बाद ये छोड़ देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। इसके बाद चलो टाइप्स हम लोग इसके कल पढ़ लेंगे।